मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के व्याकरण के कक्षा में। तो सप्ताह का प्रथम दिन है और हम लोग व्याकरण के साथ तैयार हैं। इससे पहले हमने भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कौशलों के बारे में जाना था, राष्ट्रभाषा राजभाषा को जाना था। उसके बाद जो है हमने बोली के बारे में जाना था और क्या जाना था, विश्व हिंदी दिवस के बारे में जाना था। ठीक है, और हिंदी दिवस के बारे में जाना था, साथ ही हमने व्याकरण के बारे में भी जाना था। तो आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, लिपि पढ़ेंगे। ये लिपि क्या है? लिपि वो मतलब जो है अरेंजमेंट है जो कि एक ध्वनि को हम मतलब चिन्हित करने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए, आप एक ध्वनि का प्रयोग कर रहे हैं, दूसरा भी उसी ध्वनि का प्रयोग कर रहा है, लेकिन इन ध्वनियों को जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम इसको एक तरीके से लिख रहे हैं, कोई और इसको और तरीके से लिख रहा है, या हम इसको लिख ही नहीं रहे हैं। तो इतना सारा जो वास्ट हमारा साहित्य है वो कहाँ जाएगा? तो इसी वजह से हम जो है लिपि का प्रयोग करते हैं कि ध्वनियों का जो चिन्ह है उसको एकदम मार्क कर देते हैं कि यही हमारा ध्वनि का मेन चिन्ह है। और मैं भारतवर्ष में बैठ के अ के लिए जो चिन्ह यूज़ करूँगी हिंदी वर्णमाला में, वही चिन्ह सुदूर अमेरिका में बैठे कोई व्यक्ति अगर हिंदी का अ वर्ण लिख रहा है तो वो भी वही लिखेगा। तो इन्हीं को लिपि का जो है मानकीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या है कि भाषा को बोलते समय जो ध्वनियाँ हमारे मुख से निकलती हैं, उन ध्वनियों को लिखने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, और यही चिन्ह जो है लिपि कहलाते हैं। अर्थात भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के ढंग को लिपि कहा जाता है। और प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, संस्कृत की देवनागरी, मराठी की देवनागरी, नेपाली की देवनागरी। ये बहुत मज़े की बात है कि देवनागरी से हम कितनी सारी लिपियों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद तमिल के लिए तमिल ही लिपि है, तमिल की लिपि का नाम भी तमिल है, और पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी। इसके अलावा भी आप लोग और भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सी भाषा को कौन सी लिपि में लिखा जाता है। ये आपके मतलब नॉलेज के हंगर के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे इसको ढूंढ निकालते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम जो पढ़ेंगे ये है, हमने व्याकरण पढ़ा था कि व्याकरण कौन सी क्या है, एक शास्त्र है जो भाषा को सटीक तरीके से इस्तेमाल करना हमको सिखाता है। लेकिन ये व्याकरण के अंग कौन कौन से हैं ये हमने उस दिन नहीं पढ़ा था, मतलब दोहराते वक्त नहीं दोहराया था। तो व्याकरण के अंग कौन कौन से? देखिए, सबसे पहले आप एक बच्चे को जब शिक्षा देते हैं तो क्या सिखाते हैं? उसको वर्ण सिखाते हैं। तो व्याकरण का सबसे पहला अंग, किसी भी भाषा को सीखने के लिए पहला अंग क्या होता है? उसके वर्णों का परिचय पाना। तो सबसे पहला व्याकरण का जो पाठ होता है वो होता है वर्ण विचार। अब वर्ण जो है अ, म, र, ये जोड़कर क्या बना? अमर। ये क्या है? एक शब्द है। तो वर्णों को जोड़कर हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो वर्णों को जोड़कर हम जब शब्द बनाते हैं तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? शब्द विचार। वर्ण विचार के बाद व्याकरण का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? शब्द विचार। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम लोग शब्द विचार पढ़ने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसके बाद हम शब्दों को जोड़कर, अमर मैंने बोला स्कूल, ठीक है, फिर जाता है, तो अमर क्या है? नाउन है, स्कूल नाउन है या संज्ञा है, जाना क्या है? क्रिया है। तो ये क्या है? ये हम व्याकरण के एक एक अंग को वाक्य में प्रयोग हुए एक एक शब्द से छांट कर निकाल पा रहे हैं। तो ये क्या है? ये पद है। जब कोई शब्द वाक्य का अंग बन जाते हैं और वाक्य से हम उनको पढ़ते हैं तो उनको पद कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है?
पद विचार। पद विचार में हम लोग यही विचार करते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारा होता है उसको ही विचार करते हैं। उसके बाद क्या है? उसके बाद है वाक्य विचार, क्योंकि इन पदों को जोड़कर तो वाक्य ही बनते हैं। तो इसके बाद है हमारा वाक्य विचार। तो व्याकरण के 4 अंग हुए, वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। इसी के साथ आज का हमारा ये जो पाठ 1 है ये समाप्त होता है। इसके एक्सरसाइज हमने कर लिए थे। आप उन एक्सरसाइज का जो मतलब जो हमारा पाठ था उसको आप देख लीजिएगा। और यही समाप्त होता है। धन्यवाद।